Hello everyone, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 3 of class 11th, classification of elements and periodicity in properties. This is the part number 3 of the video. Before watching this video, make sure that you have already watched part number 1 and 2. Today first we discuss about the ionization energy. आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ ए आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ लिथियम का, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इसके लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? पहले फर्स्ट शेल में 2 और ये 1, तो ये मेरा क्या है? वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इस वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया, यहाँ पे मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरे पास शेल है। ये मान लो यहाँ से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहाँ से, तो इसको निकालने के लिए मेरे को बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी और इसलिए मेरे पास एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। बाहर से अगर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास ये पॉजिटिव आएगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होएगी वो उसकी क्या हो जाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो द वर्ड रिक्वायर्ड इज़ यूज्ड बिकॉज इट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इज़ पॉजिटिव। मैंने आपको बता दें जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है पॉजिटिव होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ ऑलवेज गिवन फ्रॉम द आउटसाइड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा बाहर से प्रोवाइड की जाती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है? सक्सेसिव का मतलब होता है जो हम कंटिन्यूटी में बात करते हैं, लगातार एनर्जी को लगातार आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी? मतलब जैसे मान लो हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, फिर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, फिर हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसके लिए हमारे पास एनर्जी में क्या चेंज आएगा? हमें ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी या फिर हमें कम देनी पड़ेगी? तो वो चीज़ हमें क्या निकालनी है? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसको हम जैसे मान लो उससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच हो गया, ठीक है। तो डेल्टा एच है, यहाँ पर हम इसके आगे ना नंबरिंग लिखेंगे, तो जैसे डेल्टा 1H, डेल्टा 2H, डेल्टा 3H, इस तरह से बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने कंटिन्यूटी में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से चेंज होता जाएगा। तो अब देखो इसके अंदर क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो उसकी कैसी होगी? हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो उसका नाम क्या हुआ? सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अगर थर्ड निकाल रहे हैं तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इस तरह से हम बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इफ़ वी कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 and 3, ठीक है, अगर हम 3 की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो मेरे पास क्या रिलेशन निकल कर आता है? मान लो यहाँ पे मेरे पास मेटल है, कैसे स्टेट में है, यहाँ पे हमने इसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करी, यहाँ पे ना एरो आएगा, ये जो ए लिखा हुआ है ना जहाँ जहाँ पे, यहाँ पे ये एरो है, ठीक है। मतलब यहाँ से मेरे पास ये मिल रहा है। देखो जहाँ अगर मैं इसको एनर्जी दे रही हूँ, जरूर यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरे पास मेटल है, मेटल के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर यही अगर हम सेम मेटल यहाँ ले रहे हैं, सेकेंड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हमें मेरे पास यहाँ पर निकल कर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा? डेल्टा IH2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में मेरे पास पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पहले +1 चार्ज था, तो मेरे पास अब चार्ज बढ़ जाएगा, M2 पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट केस में मेरे पास क्या होगा? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आएगी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो मेरे पास मेटल M2 पॉजिटिव था गैस स्टेट के अंदर, मैंने क्या करा? आगे फर्दर इसमें एनर्जी को मैंने सप्लाई किया। एनर्जी को ये गेन करने के बाद, मतलब जो हमने एनर्जी इसको प्रोवाइड करी है उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये मेरे पास M2 जो पॉजिटिव है M3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो जो फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अगर मान लो कोई ऑर्बिटल है, उस ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना कितना इजी है, कितना डिफ़िकल्ट है, उसके ऊपर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगी। मान लो मेरे पास कोई हाफ फील्ड है या फुली फील्ड है, मान लो मेरे पास इस तरह की कंडीशन है, तो इसमें से मेरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्सेस में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाफ फील्ड और फुली फील्ड में से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में आपने ये ध्यान रखना है।
तो डिपेंड करता है भी हम यहाँ पे कौन सा एलिमेंट्स ले रहे हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसकी जो ऑर्बिटल है वो कैसी अरेंजमेंट है, तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें अब यहाँ पे मेरे पास कुछ फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। दे आर सर्टेन फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। फर्स्ट तो है उसका साइज ऑफ द एटम। फर्स्ट क्या है उसका साइज ऑफ द एटम। इफ़ द साइज इज स्मॉल, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज विल बी हाई। न्यूक्लियर चार्ज का कैसा होगा, हाई होगा, सो इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई। दिस मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द एटम। इसको हम प्लेन पेज पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बोला इसने, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मेरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो साइज ऑफ द एटम होगा, साइज ऑफ द एटम। अब देखो आपको पता है साइज़ का मेरे पास ऑर्डर क्या होता है। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो मेरा जो साइज़ कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा। कैसा होगा, डिक्रीज़ होगा। अगर मैं टॉप से बॉटम की तरफ जा रही हूँ तो साइज़ कैसा होगा, मेरा इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा। और आपको पता है जो आयनाइजेशन इंथैल्पीज़ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इस तरफ ये डिक्रीज़ कर रहा है तो मेरे पास जो आयनाइजेशन इंथैल्पीज़ है इस तरफ क्या करेगी, इंक्रीज़ होगी। मतलब लेफ़्ट टू अगर हम राइट जाएंगे तो मेरे पास आयनाइजेशन इंथैल्पीज़ क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और इस केस के अंदर जो मैंने यहाँ बात करी है, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है। तो इस केस में आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो मेरी डिक्रीज़ होगी अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात कहना चाहता है। और इसमें पॉइंट क्या बोलता है भी, जो हमारे पास साइज़ अगर स्मॉल होगा, ठीक है, अगर साइज़ स्मॉल है तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होगा और इट विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन मोर इफेक्टिवली, देयरफॉर जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इसमें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये है मेरे पास शेल और ये मेरे पास शेल है। मान लो मेरे पास यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन का जो ये न्यूक्लियर इफेक्ट है, मान लो इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ज़्यादा है, इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है इसके ऊपर ज़्यादा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। अगर ये ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं तो ये न्यूक्लियस से बाउंड होने, स्ट्रॉन्ग बाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे। और फिर हमने क्या करना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक तो पहले हमें जो इनके अट्रैक्शन है ना इसको कम करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे जो क्या है इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। तो अगर मेरे पास एटम का जो साइज़ है स्मॉल है तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरे पास कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो मेरे को जो एनर्जी है, जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो जो सप्लाई करनी है वो मेरे को ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए जो क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी साइज़ के हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी, अगर साइज़ मेरा घट रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, ये भी सेम इफेक्ट डालेगा। इफ़ द न्यूक्लियर चार्ज इज़ मोर, अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी मोर, ये वही सेम चीज़ है। देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी विल बी हाई और वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियस है और यहाँ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर, इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से आयनाइजेशन एनर्जी है उसके लिए मेरे को ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब उस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मेरे को ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। तो इस केस में भी वही सेम है। अगर मेरे पास न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो मेरे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी मेरे पास क्या करने की पड़ेगी, मेरे को हाई अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले ना हम इसमें एक डायग्राम देखते हैं। तो डायग्राम की हेल्प से ना ये हम और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको पहले डायग्राम शो करती हूँ। देखो जो यहाँ पे है हमारा, ये फर्स्ट आयनाइजेशन जो एनर्जी है इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे हम है ना लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, मतलब ऐसे जा रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है। आप ये वर्टिकल कॉलम देख रहे हो ये साइज़ के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन है और ये हीलियम है, हीलियम का साइज़ आपको बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर है
ये आयरन है, ये मरकरी है। तो इनका जो साइज़ है ना ये इस तरह से इंक्रीज़ करता जा रहा है। यहाँ पे आपको ये जो ब्लू सिलेंडर्स देख रहे हो इनका साइज़ कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इनका कंपेयर करें। तो ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। ये जो ये मेरे पास इनका जो साइज़ है वो कम है, मतलब साइज़ कम नहीं है, मतलब इनका जो साइज़ तो ज़्यादा है, लेकिन जो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनकी मेरे पास क्या है, कम होगी। अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होगी, मेरी इंक्रीज़ होगी। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर हम जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, देखो हीलियम, हीलियम से नियोन, नियोन से आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखो साइज़ तो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। इनका साइज़ तो मेरा कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस केस में अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। आप यहाँ पे जो डायग्राम, ये जो मैंने पिक्चर दिखाई हुई है यहाँ से आपको क्लियर शो भी हो रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे कंपेयर करती हूँ, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, यहाँ हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। इनका देखो जो लिथियम का साइज़ है ना वो स्मॉल है, लिथियम का साइज़ स्मॉल है। और जो यहाँ पे मेरे पास सीजियम, फ्रांसियम है, इनका साइज़ कैसा है, मेरे पास लार्ज है। और ये मेरे पास क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है इस लिथियम की वो ज़्यादा होगी, ग्रेटर होगी एज़ कम्पेयर टू द हमारे पास जो सीजियम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो एक तरह से आपका ओवरव्यू है। तो जैसे हम यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी में चेंज कैसा आता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो मेरे पास ये ग्रीन दिखाए हुए हैं इनमें भी सेम इफेक्ट बताना है। आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से बिल्कुल सही समझ में आ रहा है भी यहाँ पे कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर किस किस का कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और जो ये नियोन का है ना, ये नियोन का तो यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। नियोन की अगर हम कंपेयर करें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पे नियोन की क्या होती है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर मेरे को रिमूव करना है तो मेरे को बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है सबसे ग्रेटर होगी। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लिथियम की। लिथियम का साइज़ कैसा है, स्मॉल है। ठीक है, और वैसे जनरल क्या होता है, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना तो साइज़ मेरे पास क्या होता है, साइज़ मेरा डिक्रीज़ होता जाता है। साइज़ डिक्रीज़ होगा, देखो इसको छोड़कर, लिथियम को छोड़कर जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आ रहा है ना वो इंक्रीज़ करता जा रहा है। और हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था, जैसे जैसे हमारा जो साइज़ है कैसा होता जाएगा, घटता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी मेरे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो इंक्रीज़ होगी। लेकिन जो लिथियम के केस में है वो लिथियम के केस में इतना ज़्यादा क्यों शो कर रहा है, यहाँ पे ना हम सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज की बात कर रहे हैं। अब आपको पता है लिथियम है लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। फर्स्ट में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये हमने जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात की थी, फर्स्ट की बात की थी, इसमें इलेक्ट्रॉन को निकालना ईजी था, ये बाहर निकल गया। अब मेरी जो बात है ना, मेन जो बात है, मेरे को ये वाला निकालना है सेकेंड आयनाइजेशन। जो मेरे सेकेंड आयनाइजेशन की बात करनी है, मान लो मेरे पास ये न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ से एक मैंने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। अब जो ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन में से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये देखो आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है लिथियम की, 1s2, ठीक है, और 2s1 होती है। ये तो हमने निकाल लिया। अब जो क्या है मेरे पास s ऑर्बिटल के अंदर ये मेरे पास फील्ड है, ठीक है, स्टेबल है। तो अगर मेरे को यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, मैंने बताया है आपको फुल्ली फील्ड और हाफ फील्ड में से एनर्जी, अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना तो हमें हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसी लिथियम के केस में अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करती हूँ तो उस केस के लिए मुझे क्या है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, इसलिए इस केस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। बात समझ में आ रही है। इसीलिए जो यहाँ पर लिथियम का जो केस हमने किया, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है एकदम, मतलब अगर हम इस पर कंपेयर करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इसकी इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद एक कंटिन्यूटी इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, इसमें एक फैक्टर है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ना, ये जो मैंने बताया कॉन्फ़िगरेशन का बताया है, ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे ना कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट की ही यहाँ पे शो करी हुई है।
ठीक है। जैसे फ्लोरीन और नियोन में कंपेयर करें तो नियोन की ज़्यादा होगी। अगर मैं नियोन, आर्गन और क्रिप्टॉन की डिस्कस करूँ तो क्रिप्टॉन की सबसे कम होगी। आयनेशन एनर्जी क्रिप्टॉन की कम होगी और नियोन की मेरे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो मेरे पास आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो रही है। आप देख रहे हो तो ये येलो सिलेंडर्स हैं, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। तो इसमें ये हमने कंपेयर करना था और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हम बाद में बताएंगे। अब हम देखते हैं, मैंने कहा था शील्डिंग इफ़ेक्ट के बारे में बात करनी है। ठीक है, शील्डिंग इफ़ेक्ट। देखो शील्डिंग इफ़ेक्ट में क्या होता है, अब आपको पता है मेरे पास यहाँ पे ना न्यूक्लियस है, ये इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। अब मान लो मेरे फर्स्ट शेल में ना 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर n = 1 है तो उस केस में मेरे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये और ये। अब देखो जो मेरे पास सेकंड शेल है n = जहाँ पर 2 है, तो मैं मान लो मेरे यहाँ पे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में तो क्या होगी, रिपल्शन होगी। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो इस केस में मेरे पास कैसी होगी, रिपल्शन होगी। अगर यहाँ मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर अगर हम आउटर की बात करें ना, आउटर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे न्यूक्लियस की बात करें तो इनके बीच में क्या होगी, मेरे पास अट्रैक्शन होगी। ठीक है। इस अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, देखो यहाँ पे ना इनमें अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन ना आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन शो कर रहे हैं। तो ये एक तरह से ना न्यूट्रल इफेक्ट शो करता है, मतलब एक तो ये रिपल्शन भी फील कर रहा है, एक ये अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। इस तरह के जो इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। अगर ये शील्डिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, एक तरह से ये लगा लो आप, एक कवरिंग का काम करता है, एक तरह से इसको शील्ड कर लेता है। ठीक है। तो उसका जो इफेक्ट है शील्डिंग इफेक्ट का, वो एस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर पी में, फिर डी में एंड फिर एफ में। तो ये इसका ऑर्डर होता है। बस एक बार ये डायग्राम देख लो, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जो ये हमारी आगे फर्दर पिक्चर्स हैं, ये वाली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हमने डिस्कस करनी है, वहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास डायग्राम है आयनाइजेशन एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ। देखो जैसे मेरे पास लिथियम है 5.39 है, अगर मैं यहाँ पे नियोन की बात करती हूँ 21.58 है। ये जो हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर दिया हुआ है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है। और जो आपका पिक्चर में दिया हुआ है ना, जो आपकी बुक में दिया हुआ है, जो पिक्चर दी हुई है, वो हमने किलो जूल में बात करी है। ठीक है। तो ये मत सोचना भाई यहाँ पे पॉइंट्स में आ रहा है और वहाँ पे मतलब 500 900 कुछ समथिंग ऐसे आ रहा है, तो वो यहाँ पे यूनिट का फ़र्क है। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं तो मेरे पास ऐसे आएगा, अगर मैं किलो जूल में बात करती हूँ 900 की अप्रोक्सीमेट, इस तरह से इनमें चेंज आते रहता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको पहले ही डायग्राम में समझा दिया क्या होता है, कैसे हम उसको निकालते हैं। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट्स क्या होता है, द फीलिंग ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स, inner orbital, the nuclear charge is somehow reduced for the outermost electrons. As a result, outermost electron will be loosely bounded and therefore ionization energy decreases. मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो हमारा यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और यहाँ पर मेरे पास इस शेल में इलेक्ट्रॉन है और इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस शेल में इलेक्ट्रॉन, ये मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, और इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे ये। अब बना इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, तो ये क्या रिपल्शन शो करेंगे। ये जो मेरे पास केस है ना इन दोनों का, ये तो क्या करेंगे, आपस में रिपल्शन शो करेंगे। और लेकिन जो मेरे पास पॉजिटिव और जो नेगेटिव का जो ये इफेक्ट है, मतलब पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस एक माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे इनके दोनों के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। तो ये दोनों चीज़ें शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन भी शो कर रहा है और रिपल्शन भी शो कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो मेरे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो ये रिपल्शन शो कर रहे हैं, यहाँ पर एक तरह से ना स्क्रीन बना देंगे इस तरह से। मतलब इसका जो इफेक्ट है, इसका जो किसका इफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा पेन का साइज़ बढ़ा लेते हैं, इसका साइज़ बहुत ही छोटा है ये। तो मैं जो यहाँ पे स्क्रीनिंग इसने बनाई है इस तरह से, किस किस के बीच में बना दी, इसने किसके बीच में बनाई है, एक तो मेरे पास ये जो न्यूक्लियस है, एक तो इसके बीच में, और एक मेरे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये यहाँ पे क्या है, एक तरह से स्क्रीनिंग का काम कर रहा है। मतलब अब जो क्या हो रहा है, जो न्यूक्लियस है
अब जो न्यूक्लियस है और जो मेरा ये पास इलेक्ट्रॉन है, इनके पास इसका इफेक्ट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि यहाँ पर एक स्क्रीनिंग आ गई, ये यहाँ पे इसको इसका इफेक्ट से रोक रही है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो मेरे पास जो न्यूक्लियर का जो चार्ज है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो इसका होल्ड होता है ना, वो लूजली बाउंड हो जाते हैं। अगर ये लूजली बाउंड हो गया तो मेरे पास आयनेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, मेरे पास आयनेशन एंथैल्पी मेरे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास ये लूजली बाउंडेड हो जाता है तो आयनेशन एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी फॉर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये था यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है पेनिट्रेशन इफेक्ट। जो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है वो शील्डिंग इफेक्ट की तरह ही होता है। इसके अंदर देखो क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर तो है न्यूक्लियस, यहाँ पर मान लो मेरे पास है एस ऑर्बिटल, ठीक है, यहाँ पर मान लो मेरे पास है पी ऑर्बिटल, और यहाँ पर है मेरे पास मान लो डी ऑर्बिटल, और ये है मेरे पास एफ ऑर्बिटल। इस तरह से है। अब देखो जो है ना न्यूक्लियस के जितना पास होगा उसके बीच में अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी ना। अब न्यूक्लियस के पास सबसे पास कौन सा है, मेरे पास एस है ना, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जैसे ही मैं न्यूक्लियस से पी की तरफ जाऊंगी तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियस से लेकर यहाँ पे डी तक की, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो और ज़्यादा बढ़ रही है, तो इनका जो न्यूक्लियस का होल्ड है फॉर द डी ऑर्बिटल वो क्या हो जाता है, और भी डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर हम बात करें न्यूक्लियस से लेकर यहाँ पर एफ तक, ये जो डिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो एफ के लिए क्या हो जाता है, और भी लूज हो जाता है। तो इस केस में जितना ज़्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट होगा किसी भी एलिमेंट के लिए, तो वो क्या होगा, उसके लिए आयनेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। एस के लिए पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है ना, तो यहाँ से मेरे को अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मेरे को एफ में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इसका जो इफेक्ट है ना न्यूक्लियस का इसके लिए, तो वो कम है। ठीक है, तो उसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे कम होता है एफ के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आयनेशन एनर्जी है वो मेरे पास कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट के आप ये लगा लो, एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा सारा कुछ। द ऑर्बिटल्स विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस विल एक्सपीरियंस हाई न्यूक्लियर चार्ज, उन पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, सो द पेनिट्रेशन इफेक्ट उसके अंदर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ पे मेरे पास अरेंजमेंट आता है, जो ऑर्डर आता है वो ये आता है, एस में पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज़्यादा, फिर पी में, फिर डी में, और फिर एफ में। तो आयनेशन एनर्जी का मेरे पास जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम आएगा। एस में जो आयनेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी, फिर पी में, फिर डी में, फिर एफ में सबसे कम होगी। तो ये सेम आप ये लगा लो शील्डिंग इफेक्ट की तरह ही काम करता है एक तरह से। नेक्स्ट है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो इफेक्ट है ना हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था, जैसे मैंने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया था। नाइट्रोजन में मेरे पास लास्ट में क्या होता है, देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p3, यही है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जो p ऑर्बिटल्स है वो मेरा हाफ फील्ड है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हाफ फील्ड हो या मेरे पास कोई फुली फील्ड हो। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास ये फुली फील्ड है, तो इनमें से अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या अपने स्टेबल स्टेट में है। अगर किसी को अगर हम स्टेबल से अनस्टेबल में लाना चाहे तो वो क्या एग्री हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। वो कहेगा मैं अपनी स्टेबल स्टेट में हूँ, क्यों मैं अनस्टेबल हूँ। अगर कोई अनस्टेबल में है तो स्टेबल में जाना प्रेफर करेगा, लेकिन अगर कोई मेरे पास यहाँ पर स्टेबल है, स्टेबल से उसको अनस्टेबल में जाना है तो वो यहाँ पर प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में सेम यही बात है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जहाँ पर स्टेबल होगी वहाँ पर मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, वहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये इसके 5 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब इसमें पीरियड के अलोंग कैसे वेरिएशंस होता है।
ठीक है, ये ना हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जो हमने पीरियोडिक टेबल करी थी, जो हमने यहाँ पे इस तरह से पीरियोडिक टेबल की थी। तो मैंने आपको बताया था अगर हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो मेरे पास आयनाइजेशन जो एनर्जी है वो मेरी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अगर हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो उस केस में मेरी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मेरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। तो वही सेम चीज़ है, अगर हम पीरियड के अलोंग बात कर रहे हैं तो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी मेरे पास क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे पीरियड के अलोंग बात करते हैं। अलोंग द जो पीरियड होता है इट अलोंग पीरियड इट इंक्रीज़, मैंने बता दिया लेफ़्ट टू अगर हम राइट जाते हैं तो ये इंक्रीज़ होता है। इसका रीज़न क्या है, अलोंग द पीरियड जो साइज़ क्या होगा वो डिक्रीज़ होगा। मैंने बताया जो साइज़ के ऊपर जो डिपेंडेंट है इसका आयनाइजेशन एनर्जी की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज़ डिक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी मेरी इंक्रीज़ होगी। और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी कैसा होगा मेरा, अगर मान लो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो उस केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी मेरी इंक्रीज़ होगी। बट द एनालोमस बिहेवियर इज सेम, लेट अस सी दैट। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ केसेस में ना एनालोमस बिहेवियर शो करता है, मतलब कुछ केसेस में ये प्रॉपर्टी थोड़ी डिफरेंट शो करता है। मैंने ना जो एग्जांपल दिया हुआ है ना ये सारी सीरीज़ मैंने समझा दिया है। अब हमें पता है वो जो लिथियम है, लिथियम की जो आयनाइजेशन इस साइड अगर हम जा रहे हैं ना तो साइज़ मेरा कम हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास हमें को पता है भी जो नियोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा होगी और लिथियम की सबसे कम होगी। अब ना यहाँ पे जो कुछ जो एलिमेंट है वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं। कौन कौन से, एक तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मैंने केस आपको समझा दिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो हाफ फील्ड में स्टेबल होती है। मैंने आपको बताया ना भाई हाफ फील्ड होता है या फिर फुली फील्ड होता है वो स्टेबल होता है। तो इस केस में जो मेरे पास अरेंजमेंट आएगा नाइट्रोजन का ज़्यादा आएगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अरेंजमेंट गलत दिया हुआ है। और सेम ऐसे ही अगर हम यहाँ पे बेरिलियम और बोरोन की बात करते हैं, जैसे आपको यह दिख रहा है यहाँ पे ना ऐसे आना चाहिए था बेरिलियम और बोरोन, बोरोन का ग्रेटर आना चाहिए था, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है, बेरिलियम का ज़्यादा आ रहा है एज़ कम्पेयर टू द बोरोन। इसका रीज़न क्या है, जो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो 1s2 2s2 होती है। ठीक है, और मेरे पास जो बोरोन है, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p1। तो अगर मेरे को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है तो वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और बहुत इजीली निकाल लेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये अपना क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने की मेरे को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसीलिए इस केस के अंदर बेरिलियम का जो मेरे पास होता है आयनाइजेशन एनर्जी वो ज़्यादा होगी बोरोन के कंपेयर में। बाकी जो है यहाँ पे जनरल दिया हुआ है तो आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ पे इसका रीज़न बताया हुआ है, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी एक बार मैं रीड कर दे रही हूँ यहाँ पे। इन दिस बेरिलियम हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन द बोरोन बिकॉज ऑफ द फुल्ली फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे सेम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी देन द ऑक्सीजन बिकॉज नाइट्रोजन क्या होता है, हाफ फील्ड होता है, मोर स्टेबल है, देयर फोर आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो मैंने ये बताया यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ग्रेटर देन कर लेना बस, बाकी ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे अलोंग द ग्रुप। ठीक है, अलोंग द ग्रुप भी मैंने बता दिया। अलोंग द ग्रुप में क्या होता है, अगर हम टॉप टू बॉटम बात करते हैं तो साइज़ मेरे पास इंक्रीज़ होता है। साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मेरे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट आयनाइजेशन जो आयनाइजेशन एनर्जी है डिक्रीज़ अलोंग द ग्रुप एज द साइज़ इंक्रीज, ये मैंने पॉइंट पहले बता दिया आपको। और जैसे न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज़ होगा एज ए रिजल्ट लेस आयनाइजेशन एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में हमें अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे आपको पता है जो ग्रुप मान लो फर्स्ट ग्रुप की बात कर रही हूँ तो फर्स्ट ग्रुप में क्या आता है, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम सीजियम। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, लिथियम सोडियम पोटाशियम रुबीडियम एंड सीजियम। अब आपको पता है जैसे ही हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास साइज़ कैसा हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ तो सीधी सी बात है जो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट इसमें हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होती है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है, जो हमने आयनाइजेशन इंथैल्पीज पढ़ा, इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। ठीक है, उसमें से तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर। इस केस में हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, और यहाँ पर मेरे पास जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। अब जो ये एनर्जी रिलीज कर रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? एक्सटेंट ऑफ द अट्रैक्शन फॉर एन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए अट्रैक्शन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी। इन केस अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करते हैं, दे हैव ऑलमोस्ट नो अट्रैक्शन। इनर्ट गैसेस में कोई अट्रैक्शन नहीं होती बिकॉज ऑफ द स्टेबल कॉन्फिग्रेशन। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है ये नेगेटिव होती है फॉर द इनर्ट गैसेस। दिस मीन्स एनर्जी शुड बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू मेक देम एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो उस केस के अंदर हमें जो एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज में क्या होता है, हम एनर्जी हमारी रिलीज होती है, ठीक है, लेकिन इनर्ट गैस के केस में हमें क्या एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो एनर्जी है क्या मैथमेटिकली शोन हम इस तरह से शो करेंगे। जो यहाँ पे ए दिखाया हुआ है ये क्या है, मेरा एरो है। तो मेटल है, मेटल में हमने क्या ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर चार्ज कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन की फॉर्मेशन हुई। और उस केस के अंदर आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर हमें मेटल जो कि पॉजिटिवली आयन्स की फॉर्मेशन होगी। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो डिफरेंस को भी आपको ध्यान से रखना है ताकि जो इसमें अगर कंपेयर करना आ जाए तो आप इजीली इसमें कंपेयर कर सको। अब देखो जैसे हम वहाँ पर हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी डिस्कस की थी, सेम यहाँ पर हमने क्या करना है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एनर्जी को डिस्कस करना है। तो फैक्टर्स इसमें कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, जैसे हमने उसमें पढ़ा था सेम इसमें भी हमने एटॉमिक रेडियस का इफेक्ट पढ़ना है। मोर इज द साइज, लेस इज द न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा साइज ज़्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, देयरफॉर द लेस अट्रैक्शन फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव फॉर दोज एटम्स और वाइस वर्सा। देखो इसमें क्या बात बोल रहा है, जैसे ही हमारा एलिमेंट, जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यहाँ पे साइज़ कैसा होता है, ज़्यादा होता है ना, साइज़ ज़्यादा होगा तो इसका जो इफ़ेक्ट है, अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की अगर हम बात करें, जो न्यूक्लियर चार्ज इसके अंदर कैसा होगा, मेरे पास अट्रैक्शन होगी वो कम होगी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है वो लेस नेगेटिव होगी, ठीक है। तो उस केस में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो लेस नेगेटिव होगी। फिर अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर चार्ज की, लेस इज द न्यूक्लियर चार्ज, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज कम होगा देयरफॉर लेस अट्रैक्शन होगी। किस किस की होगी, देखो मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में यहाँ पे क्या अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जितनी कम अट्रैक्शन होगी फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव फॉर दोज एटम्स। उस केस के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है वो कम नेगेटिव होगी। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। एटम्स विद द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस हैव द लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज, ठीक है। उस केस में लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज होगी नेगेटिव में। तो देखो वेरिएशन अलोंग द ग्रुप, एक बार हम पहले इसको रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्राम से, जैसे मैंने पहले वाले केस में समझाया था बिल्कुल वैसे ही सेम समझाऊंगी। पहले एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन जो इंथैल्पीज है बिकम लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। जैसे ही हम ग्रुप के अंदर डाउन मूव करते हैं तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है वो लेस नेगेटिव आएगी, ठीक है, वो हमारी लेस नेगेटिव आएगी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज, और जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सेम वही पॉइंट बता रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा और इसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन है फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज होगी, और यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, अट्रैक्शन भी कम हो रही है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन जो गेन इंथैल्पीज है वो भी डिक्रीज हो रही है।
बट सर्टेन यहाँ पे एनोलॉजीज है, जैसे यहाँ पे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था ना, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। बट सर्टेन एनोमलीज आर सीन लाइक आउट ऑफ द क्लोरीन एंड फ्लोरीन। यहाँ पे अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन की बात कर रहे हैं, फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम स्मॉल साइज। द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सफर्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज लेस नेगेटिव एज कम्पेयर टू द क्लोरीन। अगर हम यहाँ पर फ्लोरीन की अगर क्लोरीन की बात करें तो जो यहाँ पे फ्लोरीन का जो साइज़ है ना एक्सट्रीमली स्मॉल है। एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो सफ़र करेगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, आपस में जो इनकी रिपल्शन होगी। और जो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, लेस नेगेटिव होएगी एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन। तो एक यहाँ पे एक डिफरेंस था। फिर हम बात करते हैं वेरिएशन अलोंग द पीरियड। अब देखो अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेज, द रीजन इसके पीछे क्या है, बिंग द साइज डिक्रीज। जैसे ही अगर हम अलोंग द पीरियड यहाँ बात करते हैं तो इट इंक्रीजेज, इसका रीज़न क्या है, साइज यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। जैसे हमने आइनिशियल एंथैल्पीज में पढ़ा था, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो आइनिशियल एंथैल्पी इंक्रीज होगी। तो सेम ऐसे ही जैसे मेरे पास साइज़ मेरे पास डिक्रीज़ होगा तो मेरे पास आइनिशियल जो एंथैल्पीज़ है वो मेरे पास क्या होगी, मेरे पास इंक्रीज़ हो जाएगी इस केस के अंदर। बट यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर है। वो एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन से हैं, बट स्टिल द एक्सेप्शनल बिहेवियर इज सीन लाइक इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज ऑफ द इनर्ट गैस। उसके में कैसी आती है, पॉजिटिव आती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे पास क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है। यहाँ पर अगर हम इनर्ट गैसेस की बात करें, आपको पता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है फुली स्टेबल है, तो वहाँ उस केस में मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो गेन इंथैल्पीज आएगी वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। अदरवाइज ये कैसी होती है, ये नेगेटिव होती है। बस अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज में देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बात तो सबको पता है। यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अब ना यहाँ पे मेरे पास यहाँ इस इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की हम बात करना चाहते हैं। तो आपको पता है इसके जो सराउंडिंग में ना यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इसके यहाँ भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, इस वाले इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के बीच में मेरे पास क्या आ रहे हैं, कुछ ना इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं जो इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, इनके बीच में कैसा होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो यहाँ पे मेरे पास बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, उसको कुछ इफेक्ट कम कर रहे हैं, लेकिन जो ये मेरे पास बाहर ये जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके बाहर, वो इतना इफेक्ट नहीं डाल रहे, ठीक है। लेकिन जो इससे पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो क्या चेंजेस लेकर आते हैं वो अब हम डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास टेबल दी हुई है। अब हमने पढ़ लिया, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना, टॉप टू अगर हम बॉटम बात करते हैं, जो ये वैल्यू है ना वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होती जाती है, लेस नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे -60 है, -53 है, -48 है, -47 है, तो जो ये वैल्यूज़ है ये कम नेगेटिव होती जा रही है। ऐसे ही अगर हम लेफ़्ट टू राइट बात करें तो ये नेगेटिविटी की जो वैल्यू है ना बढ़ रही है, ये इंक्रीज़ कर रही है ना। मान लो मेरे पास लिथियम का केस है -60 है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन कितना है, -328 है। अगर मैं पोटाशियम की बात करूँ -48 है, और ब्रोमीन का कितना है, -325 है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे भी ग्रुप की बात करूँ, फ्लोरीन के केस में -328, 349, -325, -295। अगर इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये जो वैल्यू है ना लेस नेगेटिव होती जा रही है, ठीक है, लेस नेगेटिव होती जा रही है। और अब अगर तुम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हो, कुछ मेरे पास एग्जांपल ऐसे भी हैं जो मेरे को जो कि 0 से मतलब जो वैल्यू दिखा रहे हैं ग्रेटर देन 0 दिखा रहे हैं। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम सबसे पहले बात करते हैं इन दो एलिमेंट्स की, कौन कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम की। अब आपको पता है जो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, 1s2 एंड 2s2 होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 होती है, ठीक है, ये होती है। अब आपको पता है जो मेरे पास, हम लास्ट शेल की बात करते हैं, तो यहाँ इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये फुल्ली फिल्ड है और यहाँ पे भी फुल्ली फिल्ड है, तो ये स्टेबल हैं। अगर आपको पता है अगर कोई भी स्टेबल होगा
तो वहाँ से अगर हमने इलेक्ट्रॉन को ना निकालना हो या फिर ऐड करना हो तो वो थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट हो जाता है दोनों केसेस में। तो इस केस में अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन इनके अंदर ऐड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ तो मेरी जो वैल्यू है जो वो नेगेटिव में नहीं आएगी। मतलब क्या है, अब मेरे पास जो एनर्जी है वो रिलीज़ नहीं होगी इस केस में। ठीक है, तो हमें बाहर से एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन जीरो की, मतलब थोड़ी सी पॉजिटिव में आएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये तो इसका समझ आ गया होगा इन दोनों का। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का भी सेम केस है। यहाँ पे हमने पढ़ लिया इसमें क्या होता है, 2p3 होता है। ठीक है, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। यहाँ पे 1 1 और 1, ये मेरे पास क्या है, हाफ फील्ड है। और आपको पता है हाफ फील्ड और जो क्या होता है फुली फील्ड होता है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। ये हमने सेकेंड चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लिया। जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है ना इसमें, वो ज़्यादा जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ये क्या स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो इस केस के अंदर भी अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो मेरे को जो क्या बाहर से एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए इसकी जो वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन जीरो आ रही है। सेम जो मेरे पास रीज़न होता है वो यहाँ होता है। जो मेरे पास नोबल गैसेस होती है उनकी इलेक्ट्रॉनिक, आपको पता है जैसे ये सारे के सारे कहते हैं फुल्ली स्टेबल होते हैं। जैसे मैं हीलियम की बात करूँ तो ये क्या आएगा, 1s2 आएगा। यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा, 2p6 आएगा। ये मेरे पास 3p6 होता है, 4p6 होता है, मतलब फुल्ली फिल्ड होते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर मेरे को जो एनर्जी है वो बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, और इसलिए जो इनकी वैल्यू होती है थोड़ी सी पॉजिटिव होती है, ग्रेटर देन जीरो होती है। आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।